अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे भी अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे हैं, बीबीए एमबीए कर रहे हैं, तो आपको इन टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये माइनर चीज़ें हैं, लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है। इवन वो स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, वो एक चीज़ समझते हैं। तो ये कुछ माइनर मिस्टेक्स है और आज हम ये सब डाउट्स क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस। शायद आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो आईटीबी, उसमें आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कारोबार कैसे कहते हैं। बिजनेस हमारे साथ एनी लीगल एक्टिविटी, एक तो इसमें बात यह है कि ये एक लीगल एक्टिविटी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है विच इज़ एंगेज्ड इन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जो कि हम ऑपरेट करते हैं या परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सो दिस इज बिजनेस, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ एंगेज्ड इन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शेट बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको, अगर इलीगल टर्म इसमें आ गया या कोई इलीगल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करूँ, स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग बिल्कुल भी माइंड ना करें, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो अब इलीगल एलिमेंट अगर बिजनेस में आ गया, अब एलिमेंट क्या है, यानी इलीगल एक ऐसा एक्टिविटी इसमें आ गया जो कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, इज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन दैट्स नॉट अलाउड। एक इलीगल प्रोसेस हो तो वो फिर बिजनेस नहीं रहता, वो फिर रॉबरी कहलाता है, ठीक है। रॉबरी, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे साथ सेकंड क्या है, ये तो बिजनेस हो गया। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में काम कर रहा हो, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हो टू अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, सॉरी, कॉमन गोल, ठीक है। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2, 5, 6 या ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब मुख्तलिफ फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और एक डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो सब लोग जब एक कॉमन गोल को अचीव करने के पीछे भागते हैं या मतलब वो एफर्ट करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर 3, मैनेजमेंट। ये टर्म भी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको डिफिनीशन डिस्प्ले भी हो रहा है, ये बहुत लंबा डिफिनीशन है, रिकी ग्रिफिन साहब की बुक में मौजूद है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊँ, सो मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, which is directed by an organization's resources, and there are 4 types of resources, आपको पता होगा, human, physical, financial and informational resources, in order to achieve the organization goals efficiently and effectively। अब मैं 2 चीज़ें क्लियर करूंगा, शायद आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये एक्टिविटीज़ पढ़े हो कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, लीडिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। तो अब मैं जल्दी जल्दी क्लियर करना चाहता हूँ। प्लानिंग का मतलब ये कि आपने फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आपने, आपके साथ 5 पॉसिबल वेज है फ्यूचर गोल्स अचीव करने के लिए, तो आप कौन सी डिसीजन या कौन सी चॉइस बेस्ट है, तो उस पर आप डिसाइड करते हैं। और डिसीजन के साथ सब ग्रुप्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सॉरी ग्रुप्स यानी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स है, वो सब एग्री करते हैं एक डिसीजन पे, तो दैट्स योर डिसीजन। ये प्रोसेस हो गया, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ये आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है भाई, जितने भी 4 किस्म के रिसोर्सेज मैंने जिक्र किए, ये सब एक ऐसे तरीके से लगाना काम में या एलोकेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली अचीव करे, ठीक है, हासिल करे, सही। लीडिंग क्या है, ये जो आपने लोगों को लगाया है काम में, उनको मोटिवेट करना। लीडिंग में ह्यूमन की तरफ इशारा है, ठीक है, क्योंकि ये आप एसेट्स वगैरह आप मोटिवेट नहीं कर सकते, वो आपने एक्वायर करने होते हैं, परचेस करने होते हैं, ठीक है, बिजनेस में इंस्टॉल करने होते हैं, ठीक है। तो अब ह्यूमन को मोटिवेट कैसे करें,
उसकी सैलरी है, उसको बोनस है, उसके साथ आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन में वादे किए हैं उनके मुताबिक उनको सब कुछ प्रोवाइड करना, वर्किंग कॉन्टेक्स्ट जो वर्किंग कंडीशंस है वगैरह वगैरह, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग हमारे साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। कंट्रोलिंग बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको मैच करना प्लान्ड, जो आपने प्लान की है, जो आपका बजट या आपका जो फाइनेंशियल प्लान है कि कितना परफॉर्मेंस होना चाहिए, अगर वो मैच कर रहा है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छा है और वो आपका बिजनेस पे कंट्रोल अच्छा है, यानी मैनेजमेंट का कंट्रोल अच्छा है बिजनेस पे। अगर परफॉर्मेंस लो है फ्रॉम द प्लान्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तो फिर परफॉर्मेंस लो है और इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है और इसमें कंट्रोलिंग की कमी है इस बिजनेस में, ठीक है, या बिजनेस इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की एक ब्रॉड डिफिनीशन है। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली गोल को हमें अचीव करना होता है। तो एफिशिएंसी बेसिकली शायद आपने 9, 10th और सब क्लासेस में ये पढ़ा होगा। एफिशिएंसी यानी जितना इनपुट आप दे रहे हैं 2 यूनिट्स तो आपको कितना आउटपुट दे रहा है। सो what output is provided by a given input, that is called efficiency। सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में, इससे ज़्यादा आसान अल्फाज मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ क्या हो गया? ये हमारे साथ एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या है ये मैं लास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर पेज हम टर्न करते हैं। इफेक्टिवनेस सादा अल्फाज में मतलब क्या है? द एक्सटेंट टू विच द एक्चुअल गोल्स और मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए थी 100% परफॉर्मेंस, एक स्पेसिफिक टास्क थी, एक टारगेट थी, वो 100% अगर हम ले लें और एम्प्लॉयज़ ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली 90% अचीव की तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस 90% है, ठीक है। वो 90% हद तक उन्होंने गोल्स अचीव किए हैं। सो दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। कॉन्सेप्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया आपको। आई होप कि मैनेजमेंट की डिफिनीशन आपको क्लियर है। अब हम आगे जाते हैं स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर को डिफाइन करने। स्टेक होल्डर क्या है और स्टॉक होल्डर क्या भला है? देखो, स्टेक होल्डर हर वो इंडिविजुअल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी थर्ड पार्टी जो कि आपकी कारोबार में कुछ ना कुछ उसकी स्टेक हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, जो भी इंटरेस्ट हो, लेकिन स्पेशली हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे इधर, ठीक है। तो वो सब आपके स्टेक होल्डर्स है। इसके 2 अकसाम है, इंटरनल टू द बिजनेस एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो अब इंटरनल कौन से है? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट में है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल अटैच है और उन पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। तो इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, आपके मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी इवन लेबर तक आते हैं, ये सब आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स है आपकी कारोबार की, ठीक है। और एक्सटर्नल में आपके सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं जो आपको लोन देती है या लोन पे मतलब क्रेडिट पे आपको सप्लाई करती है सामान, तो ये भी आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आती है, ठीक है, आपके टैक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये सब आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। इस पे हमारे साथ लेबर यूनियंस भी आते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। कस्टमर्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और इसी तरह आप जाते रहना, जो भी एक्सटर्नल टू द बिजनेस है वो सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। और जो दूसरी साइड पे स्टॉक होल्डर्स है तो वो आपके शेयर होल्डर्स है, आपकी कंपनी में जो ऑनर्स है, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, इनको कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी बोलते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपके ये शेयर होल्डर्स है, ठीक है। और याद रखिए शेयर होल्डर्स भी आपकी बिजनेस का एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये डिफरेंस है। अक्सर लोग स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर समझते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपकी स्टॉक होल्डर बेशक स्टेक होल्डर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखने वाला एक पार्टी है, लेकिन आपकी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको आप शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स नहीं कह सकते। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट में पाई जाती है, वो इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? 6 इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमारे साथ वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इन योर बिजनेस
विच दे इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो ऑनर्स बन जाते हैं, यानी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, और या अगर आप डिट फाइनेंसिंग करते हैं, मतलब लोगों से उधार लेते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो आपने बॉन्ड्स या और डिट सिक्योरिटीज़, जो बाकी डिट सिक्योरिटीज़ आगे हम सब पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो अगर आप इशू करते हैं तो वो लोग जो इसको परचेज करते हैं वो आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, और वो भी आपके लिए इन्वेस्टर्स है, ठीक है। सो ये हमारे साथ इन्वेस्टर्स हो गए। इसमें आपके अगर कोई मतलब शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के ओनर्स भी आ गए, वो भी इन्वेस्टर्स होते हैं आपकी कंपनी के लिए। जब वो शेयर खरीदते हैं तो वो फिर स्टॉक होल्डर्स बन जाते हैं। अगर आपने बॉन्ड इशू की है और या और डेट सिक्योरिटी इशू की है और वो परचेज करने के बाद वो लोग क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर भी हम आगे पढ़ते हैं 7 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स आपकी कंपनी के लेंडर्स है, ठीक है। लेंडर्स कौन है? जो आपको लोन देते हैं, ठीक है। बैंक्स इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर सप्लायर आपको क्रेडिट पे परचेजेज यानी आपको सामान देती है क्रेडिट पे, तो वो भी आपका एक क्रेडिटर बन गया, ठीक है। और ये जो लोन आपको दी है या आपने सामान परचेज की है क्रेडिट पे यानी उधार पे, तो आपने एक स्पेसिफिक पीरियड में उसको वापस करना होता है। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अपने क्रेडिट टर्म्स है, आगे हम पढ़ेंगे 210 एंड 30, 210 एंड 60 वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? ट्रांजैक्शन। ये तो मैंने ऑलरेडी क्लियर की है प्रीवियस लेक्चर, आप देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब एक एक्सचेंज होता है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये एक दो पार्टीज के दरमियान, पर्सन ए एंड बी या बिजनेस ए एंड बी, एक पैसे देता है फॉर एग्जांपल 2000 और एक इन्वेंट्री देता है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं ये B2B सिनेरियो है, मतलब दोनों पार्टीज के लिए ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड बेनिफिट टू समवन एंड टू रिसीव बेनिफिट फ्रॉम समवन, किसी से फ़ायदा हासिल देना किसी को और हासिल करना, इसके लिए भी ये है। वो पैसे हासिल कर रहा है, रिसीविंग एस्पेक्ट, और इन्वेंट्री दे रहा है, वो भी उसके लिए एसेट है, ये भी एसेट है। ये गिविंग एस्पेक्ट हो गया, ये रिसीविंग हो गया पार्टी बी के लिए, और ये हमारे साथ गिविंग एस्पेक्ट हो गया और ये रिसीविंग हो गया पार्टी ए के लिए। तो दैट्स इट्स, ये एक ट्रांजैक्शन बन गया, ठीक है। ट्रांजैक्शन में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स नहीं आते हैं, खैरात, चैरिटी वगैरह, ठीक है, ये उसमें नहीं आते हैं। डुअलिटी और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है या क्या है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसमें होता यह है कि ट्रांजैक्शन के इसी तरह दो एस्पेक्ट्स होते हैं, टू गेट बेनिफिट एंड टू प्रोवाइड बेनिफिट, ठीक है। दोनों पार्टीज के लिए ये सेम होता है, ठीक है। सो ये भी हो गया। हम पेज को टर्न करते हैं और टर्म नंबर 8 हमारे साथ है, 8 नहीं सॉरी 9 हमारे साथ है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, बिजनेस की जो एक्सपेंस है ये कॉस्ट है, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट कुछ अलग चीज़ है। कॉस्ट हमारे साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप कहेंगे कि ये आप क्या बता रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ कि क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का। इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सादा अल्फाज में एसेट्स, जो आपकी बिजनेस को बेनिफिट देगी इन वन अकाउंटिंग पीरियड या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। कॉस्ट हमारे साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है विच प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस इन वन अकाउंटिंग पीरियड और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो अब मैं किस तरह इसको एग्जांपल के ज़रिए समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन परचेज़ किया, मेरा एक बिज़नेस है, मैंने 50,000 का एक मशीन परचेज़ किया, 50,000 रुपये का, ठीक है। तो अब ये 50,000 इसकी क्या है, कॉस्ट है। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कारोबार में ये नहीं होता कि वो मैंने एक्सपेंस मतलब वो मैंने खर्च किया और वो ख़त्म। आपने इस 50,000 को अलोकेट करना है और इसके लिए आगे हम एक मेथड पढ़ेंगे, डिप्रिसिएशन। एक्सपेंस में चला जाएगा ये पूरा एसेट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड्स, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड, जो एक साल में मेच्योर नहीं हो सकता, ठीक है। आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक साल में। तो अब ये आगे एक एक चीज़ को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कमेंट में भी बता सकते हैं जो भी इशू हो जिस पॉइंट पे भी, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये मशीन की कॉस्ट हो गई। कॉस्ट हमेशा हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। बैलेंस शीट क्या बला है,
ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे और ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स ये एक्सपेंस में चला जाएगा, जो कि नेक्स्ट टर्म है 10। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस हमारे साथ एक्सपायर्ड पोर्शन या पार्ट ऑफ कॉस्ट की एक्सपायर्ड पोर्शन या पार्ट। देखो, कॉस्ट नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप कोई चीज़ खरीदो तो आपका जो खर्च आया है 50 रुपये पे ख़रीदा, 50,000 पे ख़रीदा, तो ये 50 या 50,000 आपकी कॉस्ट हो गई, वो ठीक है। लेकिन बिजनेस में वो एक एक्सपेंस नहीं होती, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंस में चला जाएगा। और ये इसलिए ताकि आप अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। इसलिए हम इसकी कॉस्ट एलोकेट करेंगे इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। सो अब एक्सपेंस क्या है? जो इस 50,000 में से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में हमने डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ किया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मेथड आगे हम यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल 1 साल की बनती है 4,000 रुपये मशीन की एक्सपेंस, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमने इस 4,000 को माइनस करना है 50,000 में से, ठीक है। और क्या रह जाएगा? 46,000 बैलेंस शीट में बैलेंस रह जाएगा मशीन का, और वो मशीन का कॉस्ट रह जाएगा, ठीक है। और ये 4,000 क्या है? ये एक्सपेंस में चला जाएगा, ये कॉस्ट रह जाएगा और ये एक्सपेंस में चला जाएगा। तो एक्सपेंस एक्सपायर्ड कॉस्ट है, जो आपने कारोबार में यूज़ किया मशीन को या और एसेट को यूज़ किया, या आपने लेबर को यूज़ किया, तो उसकी सैलरी जो है वो भी आप पे आई है, वो भी आपने बिजनेस या कारोबार में आपने ज़ाहिर बात है मजदूर या मतलब एम्प्लॉई को यूज़ की है, उसकी स्किल्स को यूज़ की है, उसकी टाइम ली है आपने, तो उसकी सैलरी भी एक्सपेंस में आ जाती है। एक्सपेंस एक मैंने क्या बताया कि ये एक्सपायर्ड कॉस्ट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको कॉस्ट एंड एक्सपेंस में डिफरेंट समझ आया होगा। फिर भी नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन की, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? 11 नंबर टर्म हम पढ़ेंगे रिवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। ये 12 नंबर टर्म प्रॉफिट है, मैं इसके साथ इसको कंबाइन करना चाहता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। देखो, रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू बेसिकली हमारे साथ टोटल सेल्स फिगर। चीज़ों को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सादा अल्फाज में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टोटल सेल्स फिगर, आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस फिट की है फॉर एग्जांपल 20 रुपये, आपने 5 सेल किए, तो कितना रेवेन्यू बन गया भाई? 20 5 100। अब ये 100 आपकी रेवेन्यू है। अब ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट जो है ये नहीं है। इस 100 में से आपकी जो एक प्रोडक्ट पे खर्च आया है वो भी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 20 में से मैंने 5 में बनाया था, RS 5 में मैंने बनाया था, तो अब 15 मेरी प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट में। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, और 75 मेरा हो गया नेट प्रॉफिट या नेट इनकम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ डिफरेंस है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी। यकीन करें मेरे साथ, इससे आसान अल्फाज बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सिंपलिस्ट और बहुत आसान तरीके से समझाया। और अगर आपको फिर भी कोई एम्बेगविटी है, मसला है, तो आप जाके yourfreenotes.blogspot.com से फ्री PDF भी डाउनलोड करें इस पूरे चैप्टर की। ये लेक्चर आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 2 PDF में। हर पेज के टॉप पे हेडर में लेक्चर का नंबर मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। और बहुत आसान नोट्स मैंने बनाए हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बिफोर स्टडीइंग द अकाउंटिंग एंड द अकाउंटिंग साइकिल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।